नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश कशिश ओपीडी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ईएनटी से जुड़ी बीमारियों के बारे में। अब इसमें क्या होता है और किस तरह की बीमारियां होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, डॉक्टर्स के पास आप किस इमरजेंसी में जा सकते हैं और खुद से क्या कुछ इलाज कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। हम मौजूद है अभी डॉक्टर लाल्स ईएनटी हॉस्पिटल में, हमारे साथ डॉक्टर समित लाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि ईएनटी की जो बीमारियां होती है वो काफी गंभीर होती है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय खुद से ही उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या खुद से इलाज कहाँ तक सही माना जाता है? ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट, तो नाक कान गला की जो बीमारी है वो टोटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड जब हवा में प्रदूषण बढ़ेगा, हवा में एलर्जी बढ़ेगी, तो आपको नाक में प्रॉब्लम होगा। नाक का प्रॉब्लम शुरू होगा तो वो गले में जाएगा। नाक कान गला मतलब नाक और गले से बीमारी आपके कान में जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम है चेंज ऑफ सीज़न में। बहुत कॉमनली चेंज ऑफ सीज़न में ये होता है। जैसे अभी चेंज से ऑफ सीज़न हो रहा है, ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, मौसम में ड्राइनेस आ रहा है, ड्राई एयर रहता है तो एलर्जेंस ज़्यादा फ्लोट करते हैं, तो जिसके कारण गले में खराश, नाक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घरेलू इलाज बहुत अच्छा है और कुछ हद तक करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अगर खुद को एलर्जी से बचा पाएँ, आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखें, तो बॉडी खुद से ही फाइट कर लेता है। हम डॉक्टर क्या करते हैं? हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम कोई इलाज नहीं करते। बॉडी खुद ही अपना इलाज करता है, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे अच्छे हैं, बट उसमें एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। घरेलू नुस्खे अगर 2-4 दिन में सफल नहीं हो रहे हैं या आपकी प्रॉब्लम 2-4 दिन में बढ़ रही है, तब आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन 2-4-5-10 दिन, 5 या हफ्ते भर में बीमारी खुद से रिजॉल्व कर जाता है, तब बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन महीनों चल रही है अगर आपकी खांसी, महीनों से आपका नाक बह रहा है, महीनों से नाक बंद है, खराटा आप ले रहे हैं, महीनों में से कान में दर्द हो रहा है, आपके सुनाई की क्षमता कम होती जा रही है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। क्योंकि आपने बताया कि जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये गंभीरता का विषय हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो देखी जाती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें साइनस हो गया है, या फिर साइनस से सर दर्द हो रहा है, नाक बह रही है, और एक हमने सुना है कि स्नोफीलिया भी कुछ होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और किस तरीके से लोग इसे जान सकते हैं? देखिए, समझना है कि 2 बीमारी होती है, नाक के अंदर की एलर्जी और नाक के अंदर का इन्फेक्शन। तो नाक के अंदर एलर्जी होना बहुत कॉमन है, सबको होता है और खुद से ठीक हो जाता है। बहुत बार इसमें घरेलू नुस्खे भी काम कर जाते हैं। तो जब एलर्जी की प्रॉब्लम होगी तो इयोसिनोफिल्स बढ़ेंगे, इयोसिनोफिलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, आईजीई लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें एलर्जी के इंडिकेटर हैं। तो एलर्जी हो रही है तो खुद से सेटल कर जाएगा। बहुत बार क्रॉनिक एलर्जी हो, चलता रहता है प्रॉब्लम, और आदमी या तो घरेलू नुस्खा करता है या इग्नोर करता है, तो वो आगे चल के डेंजरस हो सकता है। क्योंकि एलर्जी बढ़ेगा तो नाक के अंदर जो साइनस है, जिसमें कि हवा का फ्लो होना चाहिए, उसमें बीमारी होने लगती है। अब बात समझने की है कि साइनस होता सबको है। साइनस एक तरह का हवा का पॉकेट है जो हमारे नाक के अंदर से स्कल में भगवान ने दिया है। तो साइनस में हवा जाता रहेगा तो साइनस उस हवा को एयर कंडीशन करता है। एयर, जैसे आप नाक से जब सांस लेंगे तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन जहाँ आपकी सांस नाक से रुकेगी, मुंह खुलता है, तो ठंडा हवा का आभास होता है। तो क्योंकि एयर कंडीशनिंग बंद हो जाती है, तो ये एयर कंडीशनिंग नाक कर रहा है साइनस के द्वारा, जो कि हवा का पॉकेट है। साइनस के अंदर हवा नहीं जाएगा तो वो बन जाएगा साइनस की बीमारी, तब आपको साइनस का प्रॉब्लम होगा। तो सर में दर्द, नाक जाम और ये सब सिम्टम्स आपको आने शुरू होंगे। अगर क्रॉनिकली
आपको एलर्जी हो के बाद में सर दर्द करने लगता है, तो ये फिर इंडिकेशन है कि कोई अंदर में साइनस में प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, मांस बढ़ रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले नाक में एलर्जी हो रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा है, सांस की नली जो है नाक से गले तक वो सिकुड़ना शुरू हो गई है। लेकिन 2-4 दिन के लिए हो रहा है, फिर ठीक हो जा रहे हैं, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये रिपीटेड हो रहा है, तब आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर। एलर्जी के बारे में क्योंकि आपने बताया कि लोगों को डस्ट से एलर्जी है, ये कैसे जाना जाए? क्योंकि डस्ट वाला पकड़ा जाता है कि हाँ चलो ठीक है, डस्ट में जा रहे हैं, हमें एलर्जी हो रही है। कुछ कुछ लोगों को कुछ खाने से भी एलर्जी होती है। इन सभी चीजों को जानने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, खाने की एलर्जी तो बहुत सिंपल है। आप फील करने लगेंगे कि मैं ये खाता हूँ या मैं ये खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो वो तो सेल्फ इंडिकेटिव है कि आपने पीनट्स खाए तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपने अंडा खाया आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपने दूध पिया। सो कॉमन एलर्जेंस अंडा, दूध, पीनट, मतलब मूंगफली, यही होता है। चीज़, कुछ लोगों को चीज़ से एलर्जी होती है। जो ये धारणा है कि फल से एलर्जी है, बैगन से एलर्जी है, तो ये बहुत मतलब एक मिथ है, ये नहीं होता है। फल और सब्जी से बहुत रेयरली एलर्जी हम लोग देखते हैं। कुछ लोगों को ऑरेंज और लेमन, नींबू और संतरा से एलर्जी होता है फ्रूट्स में कॉमनली। बट ये जो बहुत बोलते हैं कि केला खाने से एलर्जी है, तो वो भी एक मिथ है। हमारे किताब में भी कहीं हमने नहीं देखा है, और ये पता नहीं क्यों ये धारणा है कि केला से एलर्जी होती है। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वो आप समझने लगेंगे तो खुद से आप अवॉइड करेंगे। डस्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्पाइडर डस्ट है, हाउस डस्ट है, बाहर का डस्ट है, वीट डस्ट है, सॉ डस्ट है, कॉटन डस्ट है। तो वो भी आप फील करने लगेंगे कि मैं पर्टिकुलर एरिया में जाता हूँ तो मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अवॉइडेंस, डस्ट का अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप डस्ट को अवॉइड कैसे करेंगे? तो अगर आपको घर में झाड़ू पोछा करना है तो मास्क लगा के करिए। आप वेट स्वॉपिंग, मतलब गीला पोछा करिए, सूखा मत करिए। तो ये सब कुछ तरीक़ों से आप बच सकते हैं। अगर अवॉइडेंस के बावजूद आपको तकलीफ़ हो रही है, तब कुछ टेस्ट है, स्किन प्रिक टेस्ट हम लोग करते हैं, जो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस एलर्जन से एलर्जी है। तो वो जिस भी एलर्जन से एलर्जी है, फिर उसका स्पेसिफिक दवा आता है, वो हम कुछ लंबे समय तक चलाते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन जहाँ तक दवा शुरू करने की बात है, तो मेरे हिसाब से एलर्जी का सबसे अच्छा इलाज है अवॉइडेंस। मतलब आप जो आपको लगता है कि आप पर्टिकुलर एरिया से आपको प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ खाने से प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करें। अगर पॉसिबल है तो अपना घर चेंज कर दें या एरिया चेंज कर दें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाता है एलर्जी। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ़ बढ़ रही है, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। इसमें आप योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, खुद को इम्यूनिटी को बढ़ाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी इम्यूनिटी में और आपके डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी में। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर बीमारी नहीं जाती है, एलर्जी नहीं ठीक होता है, तब फिर हमारे पास दवाइयाँ हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। आपने एलर्जी के बारे में बताया, और इसके पहले हम जो बात कर रहे थे उसमें आपने एक जिक्र किया था कि खर्राटा शुरू होता है। ये लोगों को काफ़ी, इस चीज़ को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है कि सोते हैं, अधिक थकावट की वजह से हमें खर्राटा आ रहा है या फिर कुछ भी। क्या ऐसा हो सकता है कि खर्राटा जिस बीमारी से हो रहा है उसे किस तरीके से क्योर किया जा सकता है? उसके लिए क्या कुछ हम प्रिस्क्राइब लोगों को कर सकते हैं कि आप ये करो? देखिए, पहली बात तो ये जो धारणा है हमारी कि खर्राटा यानी कि साउंड स्लीप बहुत अच्छा है, ये मिथ है, ये अच्छा नहीं है। पहले हम सोचते थे कि हम खर्राटा ले रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन पिछले 10-20 ऑलमोस्ट 50 इयर्स का रिसर्च है हमारे पास। 50 इयर्स के रिसर्च में ये देखा गया है कि खर्राटा हानि पहुंचा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब आपके सोते समय
हवा के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और आपकी सांस रुक रही है। तो जब सांस रुकेगी तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। अब एक दिन हुआ ऑक्सीजन का कमी, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, कोई बात नहीं। अगर सालों आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये अंदर अंदर बॉडी को हार्म करने लगता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ब्रेन की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम, पैंक्रियास प्रॉब्लम, गट प्रॉब्लम, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है खर्राटे के कारण होता है। तो खर्राटा अमूमन इग्नोर नहीं करना चाहिए। खर्राटा 2 तरह के होते हैं। एक है जिसमें आप जब सांस ले रहे हैं और आवाज़ आ रही है लेकिन बॉडी को हार्म नहीं कर रहा है, और एक है जो सांस रोक ले रहा है। तो वो भी खुद से समझ में आने लगेगा कि आपको रात में आप उठ जाएंगे खर्राटे के कारण, आपका साउंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत खर्राटा तो हम लोग सब लेते हैं। देखिए खर्राटे की फिजियोलॉजी क्या है, जब हम बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं तो हवा जा रहा है अंदर, आ रहा है बाहर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सोते समय क्या होता है, मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं। जब मसल रिलैक्स कर जाएगा तो जो सांस की नली है नाक से लेके फेफड़ा तक थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़न के कारण आपका वाइब्रेशन होता है जिसको खर्राटा बोलते हैं। तो एक पहला बात है कि साइनस के कारण कभी खर्राटा नहीं होगा। खर्राटा नॉर्मली जनरेट होता है थ्रोट में, तालू से, जीभ से, जीभ के नीचे जो सांस की नली है लैरिंग्स, वहाँ से, और नाक के पीछे वाला जो छेद है अगर वहाँ कोई मांस बढ़ गया या सूजन हो गई तब। तो एग्जैक्टली खर्राटे का कारण क्या है, खर्राटे से अगर आप परेशान हो रहे हैं और आपने देख रहे हैं कि आपको शुगर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, और आपने सारा टेस्ट करा के देखा तो सब नॉर्मल है, तो और आप खर्राटा भी लेते हैं, तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। खर्राटा के कारण भी ये सब प्रॉब्लम होता है। बच्चों में खर्राटे के कारण ग्रोथ फेलियर होना शुरू होता है। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे का वजन बढ़ने लगेगा, बच्चे का स्कूल परफॉर्मेंस गिर जाएगा, उसको परफॉर्म करने। तो बच्चों में खर्राटा और डेंजरस है। और बच्चों में खर्राटा होने का कारण एक बीमारी होती है एडेनॉइड, उसके कारण होता है। अडल्ट्स में खर्राटा होने का एक बहुत बड़ा कारण है वेट गेन, उसके कारण होता है। तो खर्राटा हो रहा है तो इग्नोर नहीं करिए। खर्राटा अगर अडल्ट्स में हो रहा है तो वेट लॉस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी के मसल टोन को बढ़ाइए। अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब वेट के कारण आप खर्राटा ले रहे हैं। वेट कम करने के बाद भी खर्राटा परसिस्ट करता है तब आपको कंसल्ट करना होगा, क्योंकि तब कोई ना कोई पैथोलॉजी है, कोई मांस है जो नाक से लेके गले के बीच में, या कोई ऐसी सूजन है जो हवा के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। और बच्चों में तो खर्राटा हर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका इलाज संभव है। खर्राटा ख़त्म होगा, बच्चे की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसका स्कूल परफॉर्मेंस, उसका सारा कुछ इम्प्रूव कर जाता है। चलिए बिल्कुल, तो हमने बीमारियों के बारे में जाना कि ईएनटी से जुड़ी क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और डॉक्टर्स के पास हमें तुरंत दौड़ना है या फिर किस तरीके से हम खुद से भी कुछ इलाज कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो या फिर हमारे खान पान में बदलाव हो। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर समित लाल जी हैं, एक बार फिर से उनसे जुड़ते हैं। हमने बीमारियों के बारे में बात किया, क्योंकि अब हॉस्पिटल के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हॉस्पिटल जो है यहाँ डॉक्टर लाल्स हॉस्पिटल, ये काफ़ी नामी है और हमने सुना है कि बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो एक बार बताइएगा कि किन किन राज्यों में फैसिलिटी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? अभी तो ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पुराना है, 15 से ऊपर ही है। और यहाँ हमारा 3 स्पेशलिटी है, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक मानी हड्डी, और गायनी मतलब स्त्री रोग। और ईएनटी की इलाज के लिए तो अगल बगल के जितने राज्य हैं, छत्तीसगढ़, पटना, बिहार, नवादा, बंगाल, उड़ीसा तक से पेशेंट राउरकेला से यहाँ आते हैं दिखाने के लिए। हमने हॉस्पिटल के बारे में ये भी सुना कि
जो लोग आते हैं बाहर से उनका काफ़ी कह सकते हैं कि वो लोग काफ़ी बहुत सेटिस्फाइड नज़र आते हैं, क्योंकि जो उनका कहना है कि हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, मशीन हो, हर एक तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होती है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे है और किन चीज़ों की और ज़रूरत है जिसके जो होने से और भी आसान हो जाएगा यहाँ पर इलाज? हमारे पास ईएनटी सर्जरी के लिए सारी आधुनिक तकनीक है। जैसे नाक कान गला की जो ऑपरेशन है, नाक कान गला का जो इलाज है, तो चूंकि ये छोटा सा स्पेस है, इसको नॉर्मली पहले हम लोग हेडलाइट लगा के देखते थे। अब विभिन्न प्रकार के सोफिस्टिकेटेड कैमरा है, एंडोस्कोप है नाक और कान का जांच करने के लिए। फिर हम चक्कर, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में, चक्कर आना, इसको लोग समझते हैं कि हार्ट की बीमारी है या ब्रेन का बीमारी है। तो आपको समझना चाहिए कि कान से हम सुनते हैं और शरीर का बैलेंस भी कान ही करता है। तो हमारे पास वो सारी इक्विपमेंट है वर्टाइगो क्लिनिक, जो कि आपको चक्कर आ रहा है और कान के कारण तो कहीं नहीं आ रहा है, इसकी सारी सुविधा है। मतलब वर्टाइगो लैब है हमारे पास, जिसमें जितनी भी आधुनिक मशीनें चाहिए आपको जांच करने के लिए, क्योंकि इनर ईयर तो हिडन एरिया है ना, कान के अंदर है जहाँ से बैलेंस रेगुलेट हो रहा है। तो वर्टाइगो लैब है हमारे पास। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो मैंने बात की थोड़ी देर पहले, तो उसको भी समझना इतना आसान नहीं है, वो आपको हानि पहुंचा रहा है कि नहीं। तो उसका भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का स्लीप लैब है हमारे पास, ताकि हम उसको जांच सकें और उसकी साइड इफ़ेक्ट से आपको बचा सकें। डायग्नोसिस के अलावा ऑपरेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे ये अस्पताल झारखंड का सबसे पहला था जिसने कोबलेशन सर्जरी शुरू की। कोबलेशन एक तरह का ब्लडलेस सर्जरी है, जिससे टॉन्सिल और नाक का सर्जरी करते हैं। कान की सर्जरी के लिए पनेटी इंस्ट्रूमेंट्स और एंडोस्कोपिक सर्जरी मैं करता हूं, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, तो उसकी सुविधा है यहाँ पे। एंडोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये स्कारलेस सर्जरी है, कान के अंदर से होता है, बाहर से कोई काट छाट नहीं रहता। उसके अलावा हमारे पास नाक के द्वारा ब्रेन की सर्जरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे नेविगेशन, जो कि झारखंड बिहार का पहला है हमारे पास। तो ये सारी आधुनिक तकनीक है जिससे हम काम करते हैं। तो इसका मेन पर्पस ये है कि पेशेंट्स को जितनी ज़रूरत है उसकी बीमारी को दूर करने के लिए वो फुल सुविधा हम दें। ये ना हो कि हम आधा अधूरा काम करें और उसके कारण उसको वापस से वही काम कराने कोई दूसरे शहर या कोई मेट्रो में जाना पड़े। इनफैक्ट हम तो रिवर्स मेडिकल टूरिज्म कर रहे हैं। मतलब अब जैसे कुछ लोगों को बॉम्बे दिल्ली में डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई तुमको ऑपरेशन की ज़रूरत है नाक कान गले की, तो ऑब्वियसली नाक कान गला का कोई ऑपरेशन इमरजेंसी तो है नहीं कि कल ही कराना ज़रूरी है। लोग उसको रखते हैं, कुछ दिन सोचते हैं और उसका परमानेंट इलाज बाद में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे रांची के लोग हैं जो कि पूरे इंडिया में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो वो ये प्रेफर करते हैं कि मैं रांची जा कर के यहाँ डॉक्टर समित लाल से ऑपरेशन करा लूँ, क्योंकि घर है, रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, और वहाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई देखने वाला नहीं है, ऑपरेशन करेगा तो यहाँ से किसी को जाना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा रेवोल्यूशनरी है हमारे यहाँ। तो हम वर्ल्ड क्लास काम करते हैं, हमारे यहाँ वही काम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में नाक कान गला में जो होना चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारा वो एट पार है कहीं पे भी दुनिया के, नॉट ओनली इंडिया। और मैं ईएनटी सर्जरी करता हूँ और हमारे यहाँ पास नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस अस्पताल ने कराया था, जो कि इंडिया से ही नहीं बाहर से भी, विदेश से भी ईएनटी सर्जन लोग आकर के इस अस्पताल में काम किए थे। और करीब 1500 ईएनटी विशेषज्ञों को आए थे रांची, और 1500 हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे। तो 3000 लोगों को यहाँ से हम लोगों ने टीचिंग प्रोवाइड की और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि क्या क्या नया सर्जरी हो रहा है पूरे दुनिया में। तो ये सब हमारी उपलब्धि है और हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं
और चाहते हैं कि पेशेंट को 100% रिजल्ट दें। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका काफ़ी वर्ष का अनुभव रहा है, कितने वर्ष हुए और इनमें किस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस आपने देखे? क्योंकि अब कहा जाता है कि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पहले कैंसर्स के इलाज नहीं थे, लेकिन अब हर एक कैंसर का इलाज आ चुका है। तो ये कितना ड्रास्टिक चेंज रहा और इसे किस तरीके से आपने अपनाया? देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन जो ड्रास्टिक चेंज हुआ ना मेडिकल फील्ड में, पढ़ाई तो हम पहले भी कर रहे थे, इलाज था, लेकिन हमारी जो विजिबिलिटी थी वो लिमिटेड थी, हमारी पहुंच बीमारी तक थोड़ी कम रह जाती थी। तो अब इंस्ट्रूमेंटेशन, इतने सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया कि अब हम बीमारी को प्रॉपरली देख सकते हैं, देख करके असेस कर सकते हैं, परख सकते हैं, और इससे पहले कि बीमारी नासूर हो जाए या कैंसर ऐसा हो जाए कि वो ट्रीटेबल नहीं है। देखिए, एक तो होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, दूसरा होता है अर्ली डिटेक्शन। अगर बीमारी पहले पकड़ा गई तो कभी भी बीमारी से दूर ना भागें। बीमारी अगर पहले पकड़ा जाता है तो उसका इलाज 100% संभव है, लेकिन अगर आप बीमारी को अवॉइड करते जा रहे हैं और उस स्टेज में हमारे पास आएंगे जब ये अंदर अंदर फैल चुका है तो फिर कोई संभव नहीं है। तो उसी एडवांसमेंट में हम लोगों ने जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर डायग्नोसिस एंड सर्जरी को लिया, ट्रेनिंग ली हम लोगों ने, अब जिसके कारण अब हम ये सारी सुविधा पेशेंट्स को उपलब्ध कर सकते हैं। अब एंडोस्कोप के द्वारा जो लार का ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, उसके थ्रू हम स्टोन भी निकाल लेते हैं, स्कारलेस सर्जरी करते हैं, अर्ली डिटेक्शन कैंसर का कर लेते हैं, वॉइस बॉक्स में हमारे पास लैरिंगोस्कोपी की सुविधा है जिससे हम पकड़ लेंगे कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो इमीडिएटली उसको लेज़र से निकाल करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने भी अडॉप्ट किया फॉर अर्ली डिटेक्शन, कि अर्ली आपको डिटेक्ट कर ले तो आपको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट से अगर डिटेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट कैंसर का नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हॉस्पिटल के बारे में बताने के लिए, बीमारियों के बारे में बताने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पसंद आया होगा और आपको भी कहीं ना कहीं यह नॉलेज, यह जो जानकारी है वो मिली होगी कि ईएनटी की जो भी बीमारियां होती है वो गंभीर होती है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए तब जब स्टार्टिंग में ही हो, ताकि आगे जाकर के आपको काफी ज्यादा दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी सहयोग मिला होगा। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कशिश न्यूज। धन्यवाद।